हाउ आर यू गाइस। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर में, जो कि रोज सुबह 6 बजे आता है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक, आज है 1 अक्टूबर, नया महीना चालू हो चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम लोग करंट अफेयर के देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जैसे मैं हमेशा आप लोग बताता हूँ कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की 1-to-1 पर्सनलाइज तरीके से अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2023 का प्रीलिम कम मेंस हम लोग जो पेड ग्रुप चालू करने वाले हैं बहुत जल्द, टेस्ट सीरीज, ठीक, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ, भावनगर में बन रहा है। वंदे भारत गुजरात में भी लॉन्च करी गई। तीसरी 2.0 क्यों है ये जानेंगे। कोल इंडिया टू इंट्रोड्यूस कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट पे ये है कि अपना कोयला डाला और धीरे धीरे अपना वो जो है खुद ही बेल्ट पे रहते हुए पहुंच जाता है। ठीक, इसके लिए अलग से ट्रक और वो सब नहीं चलाना है। ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई का है, और ये आपका जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। 6 एयरबैग रूल्स फॉर पैसेंजर कार्स जो है, इसको अब 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा ये। ठीक, क्या रीज़न है वो देखेंगे अभी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आई है 2022 में 40वीं, जो कि काफ़ी अच्छा उछाल देखा गया। 41 अंकों का उछाल देखा गया है, 41 पोजीशन रैंक का उछाल देखा गया है पिछले 7 सालों में। स्विट्जरलैंड अभी भी लगातार 12 साल से अव्वल नंबर पे है। पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ में यूएसए जो है अपनी फिर से बातचीत और सब पकड़ बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना ने पीछे काफ़ी वहाँ पे काम कर दिया है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ माइनर सीकिंग एबॉर्शन। एबॉर्शन एक बहुत भयंकर मुद्दा है जिस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं, आएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ माइनर सीकिंग एबॉर्शन, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको देखेंगे। पॉक्सो एक लॉ होता है माइनर से संबंधित, ठीक है, जो 18 साल से छोटे बच्चे लड़के या लड़कियां होती हैं उनसे संबंधित। और एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें जो है सही नहीं है वो भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स जो है अभी रिकॉग्नाइज की गई हैं यूनेस्को के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट से कौन सी हुई हैं, ठीक, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। एबॉर्शन राइट्स ऑफ सिंगल वीमेन, ठीक, सिंगल वीमेन मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम लोग चलिए अब देखते हैं विस्तार से। पहला टॉपिक है वंदे भारत 2.0। ठीक, इससे पहले दिल्ली से बनारसी और दिल्ली से कटरा, ठीक, जम्मू कश्मीर में, तो इन दोनों जगह भी वंदे भारत चलती थी ट्रेन। एक सेमी हाई स्पीड वाली जो है ये ट्रेन है, और अभी तीसरा इसका जो है लॉन्च कर दिया गया है वर्जन। और मोदी जी ने इसमें बैठ के आधे घंटे सफ़र भी किया, पहले 2 में नहीं किया था, इसमें किया है। और लॉन्च कहाँ से कहाँ हुई भैया, गांधीनगर से जो है टू कालूपुर, ये मोदी जी ने खुद भी ट्रेवल किया। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में लॉन्च करी गई है तीसरी, और 2019 में लॉन्च हुई थी ये ट्रेन। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है, स्पीड में भी अच्छी है, सुविधाओं में भी अच्छी है। ठीक, लेकिन ये 2.0 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि कई सारे अपग्रेड इसमें दिए गए हैं। एक होता है राइडिंग इंडेक्स, ठीक, उसमें भी बेहतर है। राइडिंग इंडेक्स मतलब ये है कि गति बढ़ रही है, लेकिन स्थिरता और कंफर्टेबल जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक, मतलब ये होता है ना कि जब गाड़ी तेज चलाने लगो तो क्या है कि भैया स्थिर नहीं रहती, कभी इधर हिल रही कभी उधर हिल रही। तो राइडिंग इंडेक्स इसी चीज़ को देखता है कि भैया कितना कंफर्ट है, कितनी स्थिरता है स्पीड को बढ़ाने के बाद भी। ठीक, तो ये इसमें भी अच्छा कर रही है ये, तभी कुछ अपग्रेड है 2.2 इसलिए बोला जा रहा है। स्पीड भी जल्दी पकड़ लेती है, 16 सेकंड पहले पकड़ लेती है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को। ठीक, और वजन भी इसका कम है, और 1 किलोमीटर कम ही इसको दौड़ना पड़ता है ये स्पीड अटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए 2.2 इसको कहा जा रहा है। बाकी राइडिंग इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो वैल्यू आती है जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है, ये और याद रखना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ जो है लॉन्च किया गया, भावनगर गुजरात में मोदी जी ने लॉन्च किया है। इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है, भावनगर में इसको लॉन्च किया गया। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस का हम लोग उपयोग करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि नेचुरल गैस मेथेन होता है मेनली, तो
इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसको कंप्रेस क्यों किया जाता है? सिंपल आसान भाषा में ये है, समझ लीजिए, कंप्रेस इसलिए किया जाता है ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह आसान हो जाता है, ठीक, स्टोर करना भी आसान हो जाता है, इसलिए इसको नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, सीएनजी जिसको हम लोग समझते हैं, ठीक। कभी इस तरीके से सोचा आपने कि कंप्रेस नेचुरल गैस क्या है, किस तरीके से अलग है? अगर आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं ट्राई कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में जब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको शायद फिर उसके बाद आप कर पाओगे। तो 4000 का प्रोजेक्ट है और 3 साल पुराना है। यहाँ पर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी है, तो उसके लिए भावनगर पोर्ट पे अगर ये सीएनजी का टर्मिनल बन जाएगा तो भाई सीएनजी क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है, वहाँ से सीएनजी आसानी से मिल सकेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी। कोयले की जगह जो है सीएनजी यूज़ करना है, थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, दैट्स इट। अगला है कोल इंडिया एक जो संस्था है कोल इंडिया लिमिटेड, वो इंट्रोड्यूस कर रही है कन्वेयर बेल्ट। इसमें क्या होता है, जो खदान है वहाँ से कन्वेयर बेल्ट लगा के वॉशरीज और अलग अलग जगहों तक क्या है कि यहाँ से तोड़ा गया कोयला को जो है कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ा दिया गया, ये आराम से यहाँ तक आ गया, ठीक, फिक्स्ड बना दिया जाता है इसे। फिर यहाँ पे जो हुई प्रोसेसिंग, फिर वहाँ से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ा दिया गया कोयला, फिर चलता चला गया। अभी क्या होता है, यहाँ से गोल मोल घूमकर ट्रकों से एनवायरनमेंट को प्रदूषण करते हुए जो है ये आता है, ठीक, उसमें जान माल का भी खतरा होता है, तो उस सबसे छोड़कर जो है सीधे आपका ये कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ा दिया जाएगा कोयला, आसान भी रहेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक। अभी ये रांची बेस्ड सब्सिडरी है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, उसने जो है उसको ये लगाया गया है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटीज़ को बोला जाता है। फर्स्ट माइल मतलब जहाँ से कोयला हम उखाड़ रहे हैं वहाँ से सीधे जो है वॉशरी इन सब पे चला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन गरुण। सीबीआई इसको चला रहा है और कई सारे फेजेस में चलेगा। इसमें ड्रग नेटवर्क जो है ना, जिनके इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं, उनको जो है ख़त्म करना है, ऐसा जो है सीबीआई चाहता है ऑपरेशन गरुण के अंतर्गत। और इस ऑपरेशन के गरुण के अंतर्गत जो है इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस भी, क्योंकि उन लोग को भी पकड़ना है हमें, तो इंटरपोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन सब की भी और स्पेशल फोकस रहेगा इंडियन ओशन रीजन पे। अब एक चीज़ समझिएगा, इंडिया जो है आपका, इंडिया जो है, ठीक, ऐसे करके देखिए बनाया, तो इंडिया गोल्डन क्रेसेंट मतलब कि नया चांद और गोल्डन ट्रायंगल ही बोलते हैं ना, तो ये एरिया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक वाला, ठीक, ईरान वाला, ये एरिया है जहाँ पर अफीम और इन सब की खेती होती है, ड्रग्स की, ठीक, प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है। और कंजम्पशन थाईलैंड, लाओस, आपको पता है ये सारी जो है पार्टी वाली डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बीच में देख रहे हो कौन आ गया, बीच में आ रहा है हमारा प्यारा भारत। और भैया इसको पानी के रास्ते ले आना, ऊपर यहाँ हिमालय ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ के थ्रू करप्शन करके किसी न किसी तरीके से इसको पहुँचाया जाता है। और साथ ही साथ जब नॉर्थ ईस्ट से होते जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारी जो है ड्रग्स की खपत यहाँ पे होती है, ठीक। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सिरिंजेस जो है एक दूसरे के लगा लेते हैं, कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एड्स भी बहुत ज़्यादा, तो कई सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, समझिए ये चीज़। तो इंडिया बीच में फंसा हुआ है। तो इंडिया में अब होता क्या है, ये संगठित क्राइम है, इसको ये नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, ये रोज़ किसी न किसी तरीके से कोई लॉजिस्टिक्स इसका करता है, कोई इसको जो है करप्शन करके किसी को, पुलिस को, या फिर किसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ, यहाँ से पैसा वहाँ, ये सब किया जाता है। बीच में चूंकि इंडिया है तो भाई इंडिया में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो सीबीआई इसको रोकना चाहता है। इंटरनेशनल लिंक आपको मैंने बता दिए यहाँ पर, ठीक। अब इसको क्यों रोकना जरूरी है भी समझिए। जीएस पेपर 3 ऑर्गेनाइज क्राइम करके जो है यूपी पीसीएस में तो डायरेक्टली दे रखा है, यूपीएससी के सिलेबस में भी है। ऑर्गेनाइज क्राइम में टेररिज्म का बड़ा लिंक है। अगर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पाब्लो एस्कोबार, कोलंबिया का व्यक्ति था ये, और ड्रग ट्रैफिकिंग में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये माफिया था, समझ लीजिए, ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत। एक समय ऐसा हुआ कि ये दुनिया का 7वां सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया था, सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग करके, कोकेन का, ठीक। अब होता क्या है, जब ये पैसा आता है, ठीक, ये पैसा आता है, मनी आता है, तो अब इसके बीच में मान लीजिए इंडिया रोकने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, तो ये क्या करते हैं, अपने कुछ ना कुछ लिंक टेररिस्ट जो होते हैं उनके साथ भी बनाते हैं। टेररिस्ट जो है अपने डर के माध्यम से लोगों को या तो करप्शन के जरिए, मतलब ब्राइब ले लो, या फिर भैया बुलेट खा लो, इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो टेररिस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक, कि वो अपना उनको संरक्षण सुरक्षा प्रदान करें, जो भी लोग हैं लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में। और
ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों का ये एक वो रहता है कि भैया टेररिस्ट भी तो कुछ चाहता है ना, उसके मतलब एवज में जो वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसको मनी दिया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी टेररिस्टों को दिया फंडिंग किया जाता है। ठीक, तो उसको रोकना है। मैं पाब्लो एस्कोबार की बात बता रहा था आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना पैसा उसके पास आ गया कि वो ज़मीन में उसको गाड़ना पड़ता था पैसा जो है, क्योंकि मतलब कहाँ दिखाए, ठीक, इतना काला धन है कहाँ दिखाए, कैसे है। उसने दिखाया था कि मैं एक टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी सर्विसेज का ओनर हूँ। और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर शिकंजा कसने लगे तो वो भाई साहब टेररिस्ट खुद भी बन गया था। बॉम्बिंग, पॉलिटिशियंस को मार देना, एक एरोप्लेन तक उड़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इस तरीके के ऑपरेशन गरुण टाइप के चलाना जरूरी है। ठीक, काफ़ी कहानी मैंने बता दी, याद रहेगी आपको। इसमें स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये सब बॉर्डर स्टेट या फिर जहाँ खपत ज़्यादा है वहाँ पे तमिलनाडु, दिल्ली, मणिपुर, इन सबको भी जो है साथ में लिया जाएगा। 6 एयर बैग रूल्स फॉर पैसेंजर कार, इसको 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाना था, लेकिन कोविड और इन सब की वजह से सप्लाई चेन का काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो अभी ये था कि 1 अक्टूबर 2022 से 8 सीटर वाली जो सीटें हैं उसमें 6 एयर बैग लगेंगे। ठीक, देख लो साइड से भी ऐसे आपको सुरक्षा मिल जाएगी और आगे से तो रहती ही है। ठीक, लेकिन ये सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से अब ये जो समय सीमा है अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू करी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया की रैंक आई है 40वीं और ये रैंक पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, 41 प्लेसेस का जंप भारत ने लिया है पिछले 7 सालों में और इस बार भी स्विट्जरलैंड ने जो है इसमें अव्वल आया है, टॉप पे आया, 12वीं बार लगातार टॉप पे आया है। सेकंड पे है यूएसए, थर्ड पे है स्वीडन, तो फोर्थ पे है यूके और फिफ्थ पे है नेदरलैंड्स। स्वीडन के साथ में अभी उन्होंने साब नाम से एक कंपनी है जो क्या बना रही है, एमके जो है आपका गन्स बना रही है। ठीक है, अभी पढ़ा था ना कल परसों, तो इसी तरीके से इंटरलिंकिंग होती है। और नेदरलैंड के साथ में हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। पैसिफिक आइलैंड नेशन, अब देखो पैसिफिक आइलैंड नेशन हैं तो बड़े छोटे छोटे से, ठीक, प्रशांत महासागर में पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये सब नाम सुने होंगे, छोटे छोटे से हैं, लोग भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन इनकी जो जगह है, जो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजी की जो इनकी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और समझो, ये इतने सारे हैं आइलैंड्स, कई सारी कंट्रीज हैं ये, कि यूएन में वोट तो सबका होता है ना मेरे भाई, तो यूएन में इनकी जो आवाज़ है काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए अभी तक तो यूएस का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रभुत्व रहता था, लेकिन चाइना ने, क्योंकि यूएस होता ना कि आप टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो, जैसे आपको लग रहा है कि अरे अभी बहुत समय है आराम से पढ़ लेंगे, ठीक, आप सोचते हो कि अरे यार ये समय ऐसे निकल जाता। तो यूएस ने भी ऐसे ही पैसिफिक आइलैंड्स को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अरे ये तो हमारे हैं, कहाँ जाएंगे। चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया, चाइना ने वहाँ पर जाके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत सारे पुलिस की ट्रेनिंग दे दी, और साथ ही साथ जब सोलोमन आइलैंड्स के साथ में सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया, जो हम लोगों ने पीछे करंट अफेयर में पढ़ा भी था, तब इन लोग के दिमाग की घंटी खुली, भैया ये क्या हो रहा है। ठीक, ये तो भैया चाइना यहाँ भी घुस गया, क्या करना चाहता है ये। ठीक, तो इन्होंने फिर से अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है इन्होंने कहा कि भैया अब फोकस करना पड़ेगा पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ, क्योंकि अब जो है गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल रही है। $810 बिलियन जो है इन्होंने कहा है कि हम 10 सालों में देंगे पैसिफिक आइलैंड्स को। ठीक, भले ही जो है वहाँ पे लोग कम हैं, लेकिन स्ट्रेटजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सालों में देंगे, 600 बिलियन रहेगा, और क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एड भी देंगे, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी रहेगी। बिडेन ने भैया पहली बार वाशिंगटन समिट ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन में खुद वहाँ पे भैया एड्रेस किया। वो एक पर्सनल टच देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया सुनो गौर से, हम हैं तुम्हारे साथ, हम भी हैं। ठीक है, 12 हेड ऑफ स्टेट, ये पर्सनल टच पहली बार दिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन ग्रांटेड लोग हैं किसी को भी तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है काम किया है, और ब्रिटेन ने ये भी बोला यहाँ पर कि कुक आइलैंड्स न्यू, ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये कुक आइलैंड और ये सब लोग जो है छोटे छोटे आइलैंड से, मैंने आपको बताया, तो ये अपनी करेंसी, डिफेंस पॉलिसी न्यूजीलैंड के हिसाब से चलाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स अपना कुक आइलैंड और न्यू में अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी ऑफ माइनर सीकिंग एबॉर्शन। देखो, एक हमारे यहाँ लॉ है पॉक्सो, ठीक, और दूसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये इसलिए बनाया गया कि इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत तरीके से जो है मतलब किसी महिला को अपना गर्भपात कराना है तो वो कराए। ठीक, तो उसमें एक जो डॉक्टर हैं
वो क्वालिफाइड होने चाहिए। किसी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाओ, तो उसमें जो है जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे को भी और माँ को भी। ठीक है, तो पॉक्सो जो एक्ट है उसमें क्या सिस्टम है, उसमें एक सेक्शन 19 है, सब क्लॉज 1 है। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि माइनर्स यानी कि 18 साल से छोटे ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और गर्भपात यानी कि मान लीजिए कोई माइनर है और उसको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अगर वो जाके किसी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर रजिस्टर्ड जो है उसके पास जाएंगे या जाएंगी, तो क्या होगा कि डॉक्टर को ये मैंडेटरी है कि उनको पुलिस को बताना है कि माइनर आया है और इसको एबॉर्शन कराना है। ठीक, ये मैंडेटरी है। अब आप सोचो कौन जाएगा भैया माइनर, ऐसे जाएगा, क्योंकि फिर उसमें कई सारी चीज़ें लीगल दांव पेच है, उनको जो है उनको जेल वेल भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें। ठीक, तो इसलिए क्या होता है फिर इन द प्रोसेस कि माइनर्स जो है डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है उनके पास जाते ही नहीं है, वो जाते हैं झोला छाप वालों के पास, वहाँ जाके उनकी हत्या, मतलब हत्या क्या कहें, मतलब उनकी जो है जान चली जाती है, या बच्चे की जान चली जाती है, या दोनों चली जाती है। तो ये बहुत सारी सिचुएशन मतलब इस तरीके की है अभी। और वहीं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो ये कहता है कि एबॉर्शन आप करा सकते हो अगर 20 वीक से लेके 24 वीक तक अगर है मतलब बच्चा, तो आप जाके करा लो, मतलब अभी पेट में ही 20 से 24 वीक तक, तो आप टर्मिनेशन करा सकते हो रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास में जाकर। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, लोग माइनर्स जो है वो जा नहीं रहे, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो ये अलाउ करता है कि आप भैया 20 से 24 तक करा सकते हो, तो अगर ये है तो आप लोग को अलाउ करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि अगर किसी डॉक्टर के पास में कोई माइनर जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी को जो है गुप्त रखने का पूरा अधिकार है, जो है डॉक्टर को वो नहीं बताएगा कि कौन माइनर आया है, उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करेगा। ये जो एक्ट है ना उससे मतलब छूट है उसको डॉक्टर को कि नहीं बताएगा। तो इससे क्या होगा भैया, माइनर जाएंगे, डॉक्टर जो असली डॉक्टर है उनके पास जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो बीच में पॉक्सो के सेक्शन 19(1) और जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसके बीच में काफ़ी जो डिफरेंस है उसको जो है ख़त्म करो। ठीक, ताकि जो माइनर्स हैं वो फियर के बगैर वहाँ जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भैया ये एबॉर्शन कराना, ठीक, ये निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यानी प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत, तो इसको हम रोक नहीं सकते, आप बिल्कुल इसको अलाउ करिए। ठीक, पॉक्सो एक्ट में जो है ये इसको जो कह रखा है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, कुछ जगहों के नाम इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो उनको और अच्छे से देख लीजिएगा। तमिलनाडु से टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुनगढ़ी। ठीक, हैदराबाद से हिमरू, हिमरू जो है वो हैदराबाद से भी है और औरंगाबाद से भी है। औरंगाबाद कहाँ का, आपका महाराष्ट्र का, तो ये ध्यान रखिएगा, हिमरू इज फ्रॉम हैदराबाद ऑल्सो एंड फ्रॉम महाराष्ट्र औरंगाबाद ऑल्सो। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बंधा टाई और डाई जो है संबलपुर उड़ीसा से है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखो तो खेस, खेस का नाम आपने सुना होगा। ठीक, पतली मतलब चादर से मोटी और मतलब प्री विंटर और पोस्ट विंटर में ओढ़ा जाता है इसे। खेस फ्रॉम पानीपत, चंबा रुमाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थिगमा और वूल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख, अवध जमदानी, ठीक, ये आपका बनारसी, याद रखिएगा। इसके अलावा साउथ से देखें तो इलकल लंबाड़ी आपका बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका से, सिक्कल नायकन पेट कलमकारी ये आपका ये थंजावुर से जो है ऐड किया गया है। गोवा से कुनबी वीव्स, मशरू वीव एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरू फिर से वही जो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र से, गरड़ कोरियल आपका वेस्ट बंगाल से। ठीक, तो कुछ के नाम इसमें बताए गए, आपको एक बार देखना पड़ेगा। एबॉर्शन राइट्स ऑफ सिंगल वीमन, एबॉर्शन का भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि माइनर्स को जो है वो जा सकते हैं डॉक्टर के पास में, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। ये जरूरी नहीं है डॉक्टर को पुलिस को बताएं कि भैया माइनर की आइडेंटिटी क्या है। ठीक, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो सिंगल वीमन है, सिंगल वीमन मतलब जो अनमैरिड है, लिव इन में है, ठीक, या फिर जो कोई पार्टनर है, किसी की गर्लफ्रेंड है या जैसा भी है, तो उसे अगर एबॉर्शन कराना है, मान लीजिए किसी कारणवश जो है उनका जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनको एबॉर्शन कराना है, तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है
वो उसकी इजाज़त नहीं देता है। वो ये कहता है कि मैरिड वीमन होना जरूरी है। ठीक, तो इस पर हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिड मतलब यहाँ वीमन जो है मैरिड हटाकर इसको आप पार्टनर कर दोगे तो उसमें सभी तरीके की महिलाएं आ जाएंगी, सिंगल वीमन भी, पार्टनर, लिव इन पार्टनर सब आ जाएंगे, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब। ठीक, बस ये है कि आपको 20 से 24 वीक्स के पहले में मतलब उसी के अंतर्गत अगर आपको एबॉर्शन कराना है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चा वो जान आ जाती है, मतलब ऐसा कहते हैं। तो ये मतलब उन्होंने कानून के द्वारा निर्धारित किया गया ये 20 से 24 वीक्स। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सिंगल वीमन भी मैरिड वीमन की तरह ही है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी यानी कि प्रजनन स्वायत्तता और राइट टू प्राइवेसी का उनको भी अधिकार है। और इसके अंतर्गत 20 से 24 वीक्स के अंतर्गत अगर वो एबॉर्शन कराना चाहती हैं तो बिल्कुल उनको लीगली एबॉर्शन कराने का हक है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। काफ़ी जो है बढ़िया जजमेंट है ये। इससे मतलब बच्चे को भी या फिर अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कई सिंगल मदर अब ये भी कहती हैं कोई बात नहीं, हम अकेले बच्चे को वो पैदा भी करते हैं। कई लोग को ये भी नहीं है कि नहीं करना है, तो ये उनका अधिकार है, इसमें हमें नहीं करना चाहिए, और जो लिमिट है उसके अंतर्गत करने। तो अब वो कोई मैरिड नहीं है तो उसके लिए आप नहीं रोकना, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी वहीं सही, ह्यूमन द राइट ऑफ चॉइस एज अ वेदर और नॉट टू बियर अ चाइल्ड ऑन अ सिमिलर फुटिंग ऑन दैट ऑफ ए मैरिड वुमेन की तरह ही सारी चीज़ें उसको भी मिलेगी। ठीक, चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं आज। एमसीक्यू की पीडीएफ आपको हमें कहाँ मिलेगी? करंट अफेयर क्विज एमसीक्यू नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें क्वेश्चंस भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, और बताने के लिए मैं यहाँ पे रेडी भी हूँ। तो वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में सही उत्तर चुने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। सही है स्टेटमेंट कि नहीं? बिल्कुल सही है। इंडिया की रैंक 40वीं आई है 2022 वाले में, बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, करेक्ट आंसर ही पूछा गया है, तो भैया यहाँ पर बोथ 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ के संबंध में सही उत्तर चुने। ऑपरेशन गरुड़ संचालकों, उत्पादन क्षेत्रों, सहायक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्हों के साथ यानी कि इंटरपोल के साथ में दवा नेटवर्क यानी ड्रग्स नेटवर्क को लक्षित करना चाहता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। डिफेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च ऑपरेशन गरुड़। डिफेंस मिनिस्टर ने किया है? नहीं, सीबीआई ने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, और सही ही पूछा गया, इसलिए ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भावनगर बंदरगाह के संबंध में सही उत्तर चुने। दुनिया के लिए आधारशिला पहला सीएनजी ठीक टर्मिनल गुजरात के भावनगर में स्थित होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। गुजरात का ये भावनगर पोर्ट इज इन क्लोज विसिनिटी टू द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आपका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम वर्ल्ड फर्स्ट डार्क स्काई नेशन। क्या गजब है, इसका मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट डार्क स्काई नेशन, तो कौन सा है ये? टोंगा है, कुक आइलैंड है, टुवालू है या न्यू है? न्यू है। ठीक, न्यू है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे थे अभी। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल। यूनेस्को रिलीज अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड इकोनॉमिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। टोटा एम्ब्रॉयडरी सुंगड़ी फ्रॉम तमिलनाडु, हिमरू फ्रॉम हैदराबाद, बंधा टाई एंड डाई फ्रॉम संबलपुर ओडिशा आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बी सॉरी बोथ 1 और 2 इज राइट, करेक्ट पूछा गया, सी आंसर हो जाएगा। मैपिंग से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन है वो है टे माओना और रोकावा इज द नेम ऑफ विच स्ट्रेट। जलडमरूमध्य का नाम है। ठीक, तो ये नाम है आपका कुक आइलैंड संबंधित। पैसिफिक ओशन हम लोग ने आज पढ़ा है। ठीक, अब आप लोग कहोगे कि हमने सर मैपिंग का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब कर लो। ठीक, सिग्निफिकेंस आप समझो कि क्वेश्चन आते हैं, आएंगे। मेन मुद्दा वही है कि आप लोग को मैपिंग कराई जाए रोज, इसलिए अलग से एक क्वेश्चन इसके लिए डाला जा रहा है। ठीक, तो कुक जो है ये एक स्ट्रेट है। टे मोना और रोकावा इज द नेम ऑफ विच स्ट्रेट।
ठीक, तो ये कुक है और ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करता है, न्यूजीलैंड। ठीक, क्रिकेट टीम भी है। और ये देखिए सारे सारे जो है क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, ये रहा वो कुक स्ट्रेट, ये रहा नदर्न न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ये सब, और ये रहा सदर्न न्यूजीलैंड। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संबंधित 30 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिफेंस सिक्योरिटी इशू जीएस पेपर 3, 72वां ये क्वेश्चन था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मच नीडेड रिफॉर्म इन इंडियाज डिफेंस फोर्स इलुसिडेट। ठीक, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के रक्षा बलों में बहुत जरूरी सुधार है, स्पष्ट करिए। अभी नए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए अनिल चौहान जी। ठीक, इससे पहले बिपिन रावत जी थे। ये डिफेंस सेक्टर में ये रिफॉर्म क्यों जरूरी था? देखिए, जब कारगिल वॉर हुआ या पहले भी, उसके बाद जो है चंद्रा कमेटी एक बनाई गई, कारगिल वॉर के बाद जो समीक्षा कमेटी थी, उन सब ने ये चीज़ बताई। ठीक, तो आप सबसे पहले इसी चल सकते हैं कि भैया रिफॉर्म क्यों आया, क्यों इसकी ज़रूरत थी। उन्होंने बताया कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। तीनों जो हेड्स होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ठीक, ये अपना साइलो में काम कर रहे हैं, ये अपना अलग अलग सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक, कई लोग जो है डुप्लीकेशन भी काम करते हैं, मतलब एक ही काम बार बार करना पड़ता है, एक समन्वय नहीं है। तो उसके लिए हमें एक ऐसी इन तीनों के ऊपर एक अथॉरिटी रखनी चाहिए जो कि जो है इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर सके, समन्वय बैठा सके। साथ ही साथ ये जब व्यक्ति एक आ जाएगा तो ये इसके ऊपर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्योंकि आते हैं, तो इन डिफेंस मिनिस्ट्री को अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बात करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे जो है सारा डेटा एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करेगा डिफेंस के क्षेत्रों में, जो कि एक समय भी बताएगा और ज़्यादा अपडेटेड भी रहेगा। ठीक है, और इनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी किस तरीके से जो है मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और ये सबको जो है और डिफेंस फोर्सेस को हमें उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता को बढ़ाए रखना है, गुणवत्ता को बढ़ाए रखना है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी वो था। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग अगर ये सोच लें कि हर डेमोक्रेसी तो है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है, ठीक, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हर जनता से आके हम जाके सवाल पूछेंगे तो भैया ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी क्या मतलब कितने दशकों, पूरी सेंचुरी निकल जाएगी। मोदी जी क्या, कोई भी जो है जाके हर व्यक्ति से सवाल जवाब कर नहीं सकता उसकी जो है। तो इसीलिए क्या है कि उनके प्रतिनिधि चुने आते हैं और प्रतिनिधि से फिर हम बात करते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो डिफेंस से संबंधित जो है सारी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन के लिए, एडवाइस करने के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोल जो है वो ऑलरेडी मैंने बताए हुए थे आपको, यहाँ भी बताएं, तो उसको भी आपको यहाँ पे लिखना था। और ये इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म ज़रूरी था भारत के डिफेंस फोर्सेस में। जैसा कि हमने देखा भी है कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, एक पोस्ट होती है, तो हमारे यहाँ भी हो गई है। और हम ज़्यादा तैयार रहेंगे, किसी भी, हमारे नेबर्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं, पाकिस्तान, चाइना, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफेंस से संबंधित जो रिफॉर्म था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संबंधित, ये करना जरूरी था। ठीक, इस तरीके से आप अपनी बात को तर्क देंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो है 1 अक्टूबर का क्वेश्चन, जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 73। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको लिखना है, फिर मैं आपको इवेल्युएट करूँगा पेड ग्रुप में, बाकी आप लोग भी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ एबॉर्शन इश्यूज आर डेल्ट विद इन अ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन दैट सोसाइटी। क्रिटिकली एनालाइज। एक समाज में गर्भपात के मुद्दों से कैसे निपटा जाता है, यह उस समाज में महिला सशक्तिकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखोगे। ठीक, और लिखो वही क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ 2 नहीं 3 नहीं 5 बार पढ़ो यार, लेकिन लिखो वही जो डिमांड है क्वेश्चन की। अभी हम लोग तो एक ही क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप लोग इम्प्रूवमेंट करो। ठीक, आपका टाइमिंग और वर्ड लिमिट वो सब तो चलो, वो उसके लिए टेस्ट सीरीज होती है। ठीक, इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट डेली होता है। एक एक भी लिखोगे ना, एक एक करते करते 73वें क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी में नहीं। क्वांटिटी वाली तो बहुत है, कितना कर पाओगे, क्वांटिटी कभी आप पूरा कर ही नहीं सकते, लेकिन क्वालिटी अचीव कर सकते हो। आपको बस समझना है कि क्या आपको जो है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
ठीक, चलिए मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज। मोटिवेशनल कोट से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हमारे इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस 2023 के लिए जो है पेड ग्रुप चालू हम एक नया करने वाले हैं। ठीक, अक्टूबर में, दिवाली या पहले या दिवाली के बाद में चालू करेंगे, उतना डेट मैं आपको बता दूंगा टीम से पूरी बात करके। उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा, जीएस में आंसर राइटिंग। ये अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको और कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ है, अलग अलग ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक, और 2023 वाले के लिए आप इंस्टॉलमेंट अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियली हम उसको जो मतलब चालू करेंगे दिवाली से पहले या फिर दिवाली के बाद, स्पेसिफिक डेट आपको बता दी जाएगी। पेमेंट लिंक ये है, 5000 रुपीज़ इनिशियल पेमेंट करके भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे। कोई डाउट है, कोई जो है डाउट डिस्कशन ग्रुप या फिर कोई और ग्रुप ज्वाइन करना है, स्पेसिफिक आपको कोई बात करनी है, तो आप 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट जो है वो ये है कि आज मैं नया अपडेट करना भूल गया हूँ। जो कल बताया था वही आज बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं करते हो मुझे कैसे मोटिवेट करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो यार, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें बनाने में। आप ये काम जो है ना खुद से एक दिन करके देख लेना। ठीक, अगर कर सकते हो तभी खुद से एक दिन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत लगती है। ये आधे घंटे में समेट के विद फुल इंफॉर्मेशन, विद फुल नॉलेज, विद मतलब एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए मैं कोशिश करता हूँ आसान भाषा में आ जाए ये चीज़ें। ठीक, आप देखो पूरा कंटेंट बनाना, ठीक, उसको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करने के बाद जो है उसको जो है भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही फिर उसके बाद जो पहले तो पढ़ते ही है सबसे पहले, उसके बाद फिर उसको वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, और आपके लिए एमसीक्यू बनाना, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना। कोई चेपा चापी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चेपा चापी वाले तो भैया आप देख ही रहे हो, उन्होंने तो बिल्कुल फैक्ट्री खोल रखी है। वो भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो होगा उनके ऊपर कार्रवाई। जैसे सीडी पहले बनाते थे ना लोग बेच देते थे, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। खैर, तो ये एमसीक्यू बनाना, वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाना, एक्सप्लेनेशन करना, ये सब कुछ एक बार आप एक दिन करके देख लो, आपको मैं बता रहा हूँ आराम से 7-8 घंटे लग जाएंगे। ठीक, इतने सालों में मैंने खुद ये करते हुए भी अभी मुझे काफ़ी समय लगता है। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो मुझे आराम से मैं कह सकता हूँ 7-8 घंटे लगेंगे। पहले तो आप ये नहीं सोच पाओगे कि भैया 10 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक जिनको हमें पढ़ना चाहिए, फिर उसको वो पढ़ना, उसमें भी बताना किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्या आया था, अब क्या आ सकता है। बहुत बहुत एक्सपर्टीज़ में लगती है। ये वही कर सकता है जिसने पहले एग्ज़ाम क्लियर किया हो। ठीक, तो आप लोग भी कर सकें, आप लोग को तैयार कराने का जो है मेन उद्देश्य है। लेकिन आप लोग से मोटिवेशन नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत जो है क्या बताएं कि डिमोटिवेशन रहता है कि आप लोग ना कमेंट करते हो, ना मैसेज करते हो, खाली देख के निकल जाते हो, ना इसको बढ़ाते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप अगर मोटिवेट करोगे तो मैं भी और अच्छे से अच्छा आपको लिए करता जाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है आज ज़रूर देखेंगे, देख के जो है इस बात को समझेंगे और शेयर सब्सक्राइब लोग से करवाएंगे। ठीक, और लाइक भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।